हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना और मेरे चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टाइटल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों से मेरा कॉन्सेप्ट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रगल भरा था। तो मेरे शादी को अभी 13 साल हो गया है और मेरा कंसीव शादी के 8 साल के बाद किया था। तो कुछ कुछ बातें हैं मैं भूल गई हूँ और कुछ बातें हैं मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी और कभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ। जितना याद है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एज ए फ्रेंड। तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके आसपास भी कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रही है तो इस वीडियो को आप लोग उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो से उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो भी थोड़ा सेंट का सांस ले पाए कि उन्हें भी बच्चा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं पहले बात करती हूँ। मेरा शादी 2009 में हुई थी और मेरा हस्बैंड बीएसएफ में नौकरी करता था। और आप सभी को तो मालूम है बीएसएफ में छुट्टी बहुत कम मिलता है। शादी में मेरा हस्बैंड ने 2 महीने का छुट्टी लिया था और शादी में बहुत सारे काम होता है तो इसलिए उन्होंने 1 महीना पहले छुट्टी ले लिया था और शादी के बाद 1 महीना था। तो मेरा शादी होकर मैं ससुराल गई और ससुराल जाने के बाद मेरा सास ससुर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हर एक लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर मेरे हस्बैंड का छुट्टी ख़त्म हो गया। फिर मैं कुछ दिनों पहले मम्मी के घर आई और मेरा हस्बैंड जाके वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन किया और वहाँ पे परमिशन लिया मुझे ले जाने के लिए और परमिशन भी मिल गया था 1 महीने के बाद। तो फिर मेरा हस्बैंड आके मुझे कूच बिहार लेके गया था। तब मेरा हस्बैंड का पोस्टिंग कूच बिहार में था और मैं कूच बिहार में क्वार्टर में जाके रहने लगी। और हम दोनों ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आजकल के मॉडर्न ज़माना है, हमें शादी के 1 साल या 2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए फिर हम लोग बच्चे के लिए बोलूँगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मुझे तो ऐसा था अगर कल ही मुझे बच्चा मिल जाए तो मैं कल से ही बहुत खुश हूँ। और मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि भगवान या अल्लाह मुझे बच्चा देने में इतना ज़्यादा लेट कर देगी कि मैं ज़िंदगी से हार जाऊंगी। और ऐसा एक दिन आ गया था कि मैं मेरी लाइफ ही ख़त्म करने वाली थी क्योंकि मुझे नहीं जीना था इस ज़िंदगी में। मैंने शादी किया तो मुझे इस बात का खुशी था कि मैं जल्दी ही मुझे एक बच्चा मिलेगा और मैं बच्चे के साथ बहुत खुश रहूँगी। लेकिन अल्लाह या भगवान मुझे मेरा नसीब इस तरीके का लिखेगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैंने क्या किया। मुझे इतना दर्द इतना स्ट्रगल करना पड़ा मेरी ज़िंदगी में। मैं ये बात कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। मैं आज भी ये बात याद करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा किया कि मुझे बच्चा मिलने में इतना तकलीफ़ हुआ। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो चीज़ मुझे मिलने में इतना देर लगा। लेकिन क्या करूँ, जो नसीब में है वो तो होना ही होता है। फिर शादी का 2 साल तक तो मेरा ठीक था, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। मेरा थोड़ा इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम था। लेकिन जब भी 1 महीना हो जाता था पीरियड नहीं आता था तो मुझे लगता था शायद इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। और मैं यूरिन टेस्ट करती थी और हर महीने एक यूरिन टेस्ट करना मेरे लिए कितना पेनफुल था, कितना दर्द भरा था, ये मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। क्योंकि हर महीने में मुझे ऐसा लगता था कि इस बार मैं कंसीव कर लिया। और जब एक लाइन आती थी नेगेटिव आती थी तो मुझे मेरे हस्बैंड को बताने में फिर मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्या बताऊँगी। ऐसा मैं बाथरूम में ही सोचना शुरू करती थी। और हर महीने में फिर मेरा 1-2 महीने के बाद मेरा पीरियड आ जाता था और फिर से इसी तरीके से मेरा 2 साल चलता गया। फिर 2 साल में दूसरे साल में जिस बार मैं ससुराल गई और वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग थे तो वो लोग बोलते थे क्या हुआ, कुछ है क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, क्यों नहीं हो रहा है। और इतना ज़्यादा लोग पूछते थे। उस बात से मैं बहुत
बहुत अपने आप को, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था मैं किस जगह से आ गई हूँ, मुझे लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या गलती है मेरी। लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। मैंने सोचा मेरा प्रॉब्लम है इसीलिए शायद लोग पूछ रहे हैं, अगर मेरा बच्चा हो जाता तो क्यों पूछता, इस तरीके के मैं सोच के छोड़ देती थी। मैं कुछ नहीं बताती, बस नहीं नहीं। फिर पूछती थी क्या अपने आप नहीं हो रहा है या लेना नहीं चाहते हो, तो मैं बताती थी नहीं, अब लेना मुझे बच्चा चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, इस तरीके का बोलती हूँ। तो फिर दूसरा साल ख़त्म हो गया और मैं ये वीडियो बहुत दिन से आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मुझे जब भी याद आती है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं किया। तो फिर आज मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारी लेडीज़ होगी जो इस परेशानी से गुजर रही है। तो मैं यही सोच के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और फिर हमारा छुट्टी ख़त्म हो गया, फिर नौकरी की जगह चली गई और वहाँ पे मेरा जो क्वार्टर में, मैं 3rd फ्लोर में रहती थी, मेरे नीचे भी दीदी रहती थी, ऊपर भी रहती थी और सभी का बच्चा था। तो मुझे थोड़ा, फिर जब 2 साल हो गया तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सभी के बच्चा है और मेरे पास बच्चा नहीं है। और मैं खिड़की से जब भी नीचे देखती थी, हर एक लेडीज़ अपने बच्चे को हाथ में पकड़ के स्कूल ले जा रही है। और शाम के टाइम जब भी मैं थोड़ा नीचे घूमने के लिए जाती थी, मैं तो सभी के पास अपना बच्चा होती है और क्वार्टर के पास ग्राउंड में प्लेग्राउंड होते हैं, सभी अपने बच्चे को झूला खिलाते हैं, अपने बच्चे को प्यार करती रहती है। लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मैं इसलिए एक टाइम ऐसा आया, मैं नीचे जाना छोड़ दिया। और जब भी खिड़की से मैं देखती हूँ हर एक अपने बच्चे को लेकर जाती है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा हस्बैंड तो दिन भर ड्यूटी करता है, सुबह जाती है रात को आती है और मैं इतना अकेला महसूस करती थी, मैं बहुत रोती थी। और ऐसा था मैं किसी को बता नहीं पाती थी। मुझे कभी भी मैं मम्मी को कॉल करके ऐसा नहीं बताती थी, मम्मी मैं क्या करूँ, मैं दीदी को नहीं, मेरा दीदी है, दीदी को भी नहीं बताती थी, क्योंकि मेरा लाइफ है और मेरी वजह से मैं हर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बताती थी जो दर्द है। मैं बस दिन भर कमरे में रोती रहती थी और बस उसके अलावा मेरा करने का कुछ नहीं था। तो जब मेरे हस्बैंड शाम को ड्यूटी से घर आती थी तब तो टाइम अच्छे से हंसते बात करते गुजर जाती थी। लेकिन जब भी दूसरे दिन उस मॉर्निंग ड्यूटी जाते थे और मैं अकेला पड़ जाती थी, तो सेम ऐसा ही होता था मेरे साथ। मैं दिन भर बस रोती रहती थी और ऐसे ही मेरा टाइम गुजरने लगा। तो फिर से छुट्टी गया, 15 दिन का छुट्टी मिला तो फिर से गया ससुराल। तो एक लेडीज़ आया, मेरा सास का ही साथ बातें करता रहता है कभी कभी। तो उन्होंने मेरे सास को बताया तुम्हारे तो बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, तो अब इसको क्या करोगी, इसको रख के क्या करोगे, ऐसा बोला। तो वो बात मेरे दिल को इतना छुई, मैं किसी को बता नहीं पाया। लेकिन मैं चुप था, कुछ नहीं बताया। ऐसा मैंने तो ऐसा दिखा, मैंने सुना ही नहीं वो बात। लेकिन मैंने कमरे में गया, जब वो लेडीज चला गया तो मैं कमरे में गया, जाके मैं बहुत रोया। मेरा तो ऐसा लग रहा था मुझे जीना नहीं चाहिए, क्यों मैं जिंदा हूँ, किस लिए जिंदा हूँ, क्या मैं दूसरे की बातें सुनने के लिए जिंदा हुई ज़िंदगी में, ऐसा सोचा मैंने। और मैंने बहुत रोया। तो मेरे हस्बैंड आया, मेरे हस्बैंड आके मुझे पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ो ये सब दिल में मत लगाओ, इस पर हम अच्छे से कोई डॉक्टर को दिखाओगे और हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत दिलासा दिया। तो फिर मैं चुप हो गई और फिर मेरे मम्मी के घर आई। तो मेरे मम्मी के घर में भी ऐसा ही था, जो मैं यहाँ पे ही बचपन से बड़ी हुई हूँ और मेरे शादी को 2-3 साल हो गया है, बचपन से देख रही है। तो वो लोग भी आके पूछते हैं क्या है, बच्चा है क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, और सेम हालत होती है। मैं नहीं नहीं बोल के कितना बोलूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी वो बात बताने में कि नहीं, ये नहीं शब्द क्यों बोलना पड़ता है, मैं इसलिए बहुत तकलीफ में थी। फिर से पता चली गई। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत तकलीफ झेला, क्योंकि जो बेटी के लिए माँ
तकलीफ झेलेगी और कोई और नहीं झेलेगी। अगर मेरी मम्मी को कोई भी बताती थी आपके बच्चे को ये ताबीज़ लेने से बच्चा हो जाएगी, तो मेरी मम्मी वही ताबीज़ लेके दूसरे दिन मेरे पास पहुंच जाती थी और वो मुझे दे के आती थी वहाँ पे। फिर दूसरे दिन मम्मी चली आती थी, क्योंकि भैया का शादी नहीं हुआ था, भैया को भी देखना पड़ता था। एक दिन के लिए बस जाके मुझे वो दवाई देने के लिए जाती थी। और कोई भी अगर बता देती थी ये जड़ी बूटी लेके खिलाओ बच्चा हो जाएगा, तो मम्मी वो ही जड़ी बूटी ले जाके मुझे दे के आएगी। मुझे बहुत दर्द भी होता था, मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। तो ऐसे ही चला गया। एक दिन तो ऐसा हुआ, मेरी मम्मी को किसी ने जड़ी बूटी दे दिया जो तुलसी का बीज से कुछ जड़ी बूटी था, बोला ये लेने से हो जाएगा बच्चा। तो मम्मी वही मुझे ले जाके खिलाया और फिर मैंने वो दवाई भी खाया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा 2 महीने तक मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और ब्लीडिंग होते होते मुझे तो बाद में एकदम खून की कमी हो गई थी और मुझे बुखार आना स्टार्ट हो गई थी। मैं काँपती रहती थी पूरी रात। और मेरा हस्बैंड सुबह ड्यूटी जाता था और शाम को आती थी। तो मम्मी को तो मैंने 1-1.5 महीने तक बताया नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पोस्ट 500 बोल के एक दवाई दिया था, बोला ये 2 हफ्ते लेने से ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने 2 हफ्ते तक लिया, लेकिन जब भी मैं वो मेडिसिन स्टॉप करती थी मुझे फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। फिर डॉक्टर को कॉल किया था, बोला फिर से 1 हफ्ता खाओ। फिर 1 हफ्ता खाया तो फिर से मुझे स्टार्ट हो गई थी ब्लीडिंग। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी घबराहट में एकदम उसी रात के 12 बजे मुझे कुछ बिहार में मेरे क्वार्टर में जाके पहुंच गई। मुझे बताया भी नहीं था आ रही है बोल के। फिर जाके मेरे हस्बैंड से बात किया, क्योंकि मैं दिन भर अकेले रहती हूँ और अगर दिन भर में मुझे कुछ हो जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हस्बैंड तो शाम को आएगा और मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बात करके मुझे कुछ दिनों के लिए मम्मी मुझे गुवाहाटी में लेके आया और मैंने कुछ दिन रेस्ट किया। और फिर डॉक्टर को भी दिखाया तो मेरा जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। तो ये ख़त्म ही हो गया था। फिर कुछ दिन 1 साल ऐसा गुजर गया। फिर कुचबिहार में ही मैं जहाँ से दूध लेती थी वो दूध वाले आंटी ने बताया बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे पूछा तो मैंने बताया पता नहीं, मेरा जो पीरियड है थोड़ा लेट से आती है और मुझे कंसीव नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि उनके घर के पास ही कोई जड़ी बूटी देने का एक अंकल है, वो उनका मेडिसिन खा के आज तक किसी का भी बच्चा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं भी खाऊंगी वो मेडिसिन। हमें तो ऐसा लगता है जब बच्चा नहीं होता है क्या चीज़ मिल जाए, क्या खाने से बस बच्चा चाहिए और कुछ भी नहीं दिखाई देती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड और मैं गई तो उन्होंने बहुत सारी बात किया तो बोला ठीक है बच्चा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक जड़ी बूटी का इतना बड़ा बोतल दिया था जो जड़ी बूटी उसे पीस के पानी से 2 लीटर की बोतल में उसे मिक्स करके दिया था। और सुबह उठते ही नहा के वो मेडिसिन खाली पेट लेना पड़ता था और 1 घंटे के बाद कुछ खाने के लिए दिया था, नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो वो मेडिसिन मैंने 1 महीना खा लिया, लेकिन मुझे फिर पीरियड आ गया उस महीना। लेकिन ऐसा हुआ था मेरा एकदम मंथली पीरियड आ गया था, 1 दिन भी लेट नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये दवाई थोड़ा कम कर रही है क्योंकि मुझे लेट पीरियड का प्रॉब्लम है। तो मुझे इस महीने डेट बाय डेट पीरियड आ गया तो शायद ये मुझे कुछ काम करेगा। तो अंकल को बताया तो अंकल ने बोला ये दवाई से नहीं हुआ तो मैं एक केले में कुछ मेडिसिन है उसको भर के दूँगी, तो वो मुझे 2-3 बाइट में उसे खा जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर पीरियड के 8 दिन जब हुई थी उस दिन दूंगा ऐसा बोला। तो 8 दिन में मेरा हस्बैंड जाके वो मेडिसिन लेके आया, एक केले में भर के दिया था। और वो केला मैंने सिल के बस उसके अंदर दवाई है तो मैंने बस इसे एक इतना सा बाइट लिया और मैं उसे चबाने के लिए मना किया था, निगलने के लिए बोला था। तो मैंने बस वो दवाई मैंने निगला और मेरे गले में यहाँ पे जाके अटक गया और बस मेरी आँखें इतना बड़ा बड़ा हो गया। मैं इस तरीके से लंबा सांस लिया और बस मैं बेहोश ही होने वाली थी। मेरे हस्बैंड बहुत डर गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी पीठ में ज़ोर ज़ोर से ऐसा पीटा तो क्या हुआ, मेरा जो केला था वो अंदर चली गई और मैं सांस ले पाई। तो उस दिन मेरा हस्बैंड के लिए मुझे इतना बुरा लगा, वो इतना उस दिन मेरे गले पकड़ के रोया। तो आज भी मुझे याद आती है ना, तो पता नहीं क्या नसीब था हमारा, क्यों इस तरीके से हो रहा था हमारे साथ। हस्बैंड मेरे गले लग के बहुत रोया और मुझे बोला
बच्चे के चक्कर में आज तुम्हें ही खो देती। आज के बाद तुम्हें कुछ दवाई नहीं खिलाऊंगी मैं, और तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। और केला मुझे खाने नहीं दिया, वो केला फेंक दिया हस्बैंड ने। और फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग चेन्नई जाऊंगी और वहाँ डॉक्टर को दिखाऊंगी। वहाँ जाके ही पता चलेगा डॉक्टर क्या बात करती है। तो तब हमारे पास पैसा भी नहीं था ज़्यादा। हस्बैंड का जो पैसा था वो बस मेडिसिन वगैरह लाते लाते ऐसा ख़त्म हो जाते थे, लेकिन जीपीएफ में पैसा था। तो जीपीएफ से 2 लाख रुपए निकाला और मेरी मम्मी से बात किया, हम लोग चेन्नई जाना चाहती हूँ। तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी को भी ऐसा आस था कि मेरा बच्चा हो जाए। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तुम दोनों जाओ, अच्छे से ध्यान रखना अपना। तो हम लोगों ने छुट्टी ले लिया 2 महीने का, और फिर डायरेक्ट हम कूच बिहार से ही चेन्नई चली गई। और अकेले हम दोनों गए। मुझे बहुत डर भी लग रही थी क्योंकि अनजान जगह है। मैं गुवाहाटी से कभी बाहर ही नहीं गई थी, बस शादी के बाद ससुराल गई और नौकरी की जगह से ले गई थी। तो इतना दूर 3 दिन लगा था कूच बिहार से चेन्नई पहुँचते पहुँचते, और मैं बहुत डर रही थी। और 3 दिनों के बाद हम लोग जाके चेन्नई पहुँचे, जो जे हॉस्पिटल बोल के है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नाइजीरिया, कैलिफोर्निया, और बहुत दूर दूर है। बहुत सारे लोग देखा तो मुझे अच्छा भी लगा, इतना दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पे तो काम ज़रूर होगा। सही जगह में आई। हस्बैंड भी मुझे बात कर रही थी कि सही जगह आई हूँ, देखो कितना दूर दूर से लोग आ रही है। तो वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक हिंदी डॉक्टर है जो हिंदी में बात करते हैं, तो उनसे बात किया। तो उनसे बात करने के बाद पूरा हिस्ट्री पूछता, क्या प्रॉब्लम है, मम्मी का कुछ बीमार है क्या, पापा का है क्या। तो सभी हम दोनों का पूरा डिटेल्स ले लिया, हमने बताया। तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया। तो ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने भी सेम बात बताई कि मुझे छोटा छोटा सिस्ट है और मेरा ओवरी जो है ओवरी थोड़ा बड़ा हो गया है, और इसी वजह से मुझे पीरियड जो है थोड़ा लेट आती है। तो उन्होंने बोला जो ओवरी है उसको हम लोग ड्रिलिंग करके उसे छोटा छोटा कर दूँगी, तो उससे पीरियड भी नॉर्मल आएगा और आप नॉर्मल ही अच्छे से कंसीव कर लोगे। तो मुझे डर भी लग रही थी क्योंकि हम दोनों इतना दूर से अकेले गई हूँ, मम्मी पापा भी साथ में नहीं है, और आज तक कभी भी मैंने ऑपरेशन नहीं किया, कभी भी कुछ भी मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कभी भी मैं इंजेक्शन लेना भी नहीं पड़ा था। तो मैं बहुत डर गई और मैं रो रही थी। तो हस्बैंड बोला ठीक है घर में बात करके देखती हूँ मम्मी क्या बताती है। तो मम्मी को कॉल किया तो मम्मी भी बहुत डर गई। तो बोला ठीक है अगर ऑपरेशन करने से अगर ठीक होता है तो कर लो बोला। तो हमने डॉक्टर को बताया ठीक है हम लोग ऑपरेशन कर लूँगी। लेकिन मम्मी भी बहुत रो रही थी ये बात सुन के, ऑपरेशन के बाद सुन के, क्योंकि मम्मी को पता था मुझे शादी से पहले ऐसा कुछ बीमारी नहीं होता था, और कभी मैं डॉक्टर के पास मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना नहीं पड़ता था, और मैं कभी ज़्यादा इंजेक्शन भी नहीं खाया। तो मम्मी डर के रोने लगी और मैं भी रो रही थी। तो हमने डिसीज़न लिया ठीक है ऑपरेशन करूँगी, अगर मुझे बच्चा मिलता है तो मुझे सब कुछ करना मुझे मंजूर है। ऑपरेशन 1 बार या 2 बार कर लो लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। तो हमने यस बोल दिया डॉक्टर को। तो फिर डॉक्टर ने जो थायराइड का टेस्ट करने के लिए दिया था, मुझे पता ही नहीं था मुझे थायराइड हो गया है, और उसका लेवल इतना हाई मिला था कि उन्होंने बोला कि ऑपरेशन जब तक ये थायराइड का लेवल कम नहीं हो जाएगा हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे 10 दिन का दवाई दिया था थायराइड 100, तो वो लेने के लिए बोला, और बोला जब इसका लेवल कम 10 दिन के बाद टेस्ट करूँगी, अगर इसका थायराइड का लेवल TSH का लेवल अगर कम आएगा तो हम ऑपरेशन करूँगी। तो मैंने पूरा 10 दिन चावल खाना छोड़ दिया, बस दोपहर को रात को एक रोटी में लेती थी, और मुझे बस यही था कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। और फिर 10 दिन के बाद हम लोगों ने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, और डॉक्टर ने बोला ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा। और फिर जब ऑपरेशन में मुझे ले जाया गया, मेरा मम्मी तो यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। मम्मी उसी दिन आने के लिए रो रही थी, लेकिन मम्मी को मेरा पापा और भैया ने समझाया अभी जाके क्या होगा, सब अच्छे से हो जाएगा, बस गॉड को प्रे कीजिए। तो हर एक मेरे घर में परेशान थी, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, और मैं इतना परेशान थी, मैं सोचा शायद मैं बसूँगी नहीं।
और शायद पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मुझे होश आया, मेरे हस्बैंड ने पूछा ऑपरेशन सक्सेसफुल है क्या, जब डॉक्टर ने बोला हाँ ऑपरेशन सही से हो गया, मुझे बस यही बात कान में सुनाई दिया और बस मैं बेहोश हो गई। फिर ऑपरेशन करके 10 दिन वहाँ पे रेस्ट लिया और फिर डॉक्टर ने बताया आपका सभी कुछ ठीक है और 6 महीने का मुझे मेडिसिन दिया, आप इसे लो और घर जाओ, फिर आपको नॉर्मल कंसीव हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे मेडिसिन लिख के दिया और मैं सभी मेडिसिन खरीद के लेके आई और मैं क्वार्टर में रह के फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। लेकिन 1 महीना हो गया और मुझे बहुत खुशी था कि इस बार मैं नॉर्मल कंसीव कर लूँगी, इस बार मुझे बच्चा हो जाएगा। लेकिन जब 1 महीना हो गया, मुझे पीरियड आ गया तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं इस बार भी नहीं हुआ। फिर 2 महीना गया, 3 महीना गया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑपरेशन में कितना कुछ झेलने के बाद अभी भी मेरा सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने डॉक्टर से बात किया फ़ोन में, उनका फ़ोन नंबर दे दिया था। तो डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, 6 महीना का मेडिसिन है, लेते रहो, हो जाएगा। तो मैंने फिर से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर लिया और इस बीच एक बार ऐसा हुआ, मुझे पीरियड आने में 10 दिन ज़्यादा हो गया, पीरियड नहीं आ रहा था। तो मैंने मैम को कॉल किया, मुझे इस बार 10 दिन ज़्यादा हो गया और मुझे पीरियड नहीं आ गया। तो मैम ने बोला और 5 दिन के बाद एक टेस्ट कर लेना। कभी कभी ऐसा होती है, जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें रिज़ल्ट नहीं आता है, लेकिन एक ब्लड ECG बोल के है, वो करने से अच्छे से रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है और 5 दिन जाने के लिए दिया मैंने। तो फिर मैंने BSF का ही जो एम्बुलेंस होता है वहाँ पे मुझे ले जाया गया और फिर जाकर मैंने ब्लड टेस्ट किया और मुझे बिल्कुल भरोसा था उस बार मुझे रिज़ल्ट पक्का पॉजिटिव आएगी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, हस्बैंड ने रिज़ल्ट लेके कॉल किया जो नेगेटिव था, फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचा नहीं होगा मेरा, अब कभी भी मेरा बच्चा नहीं होगा और मुझे कुछ भी नहीं कराना है, मैं मेडिसिन भी नहीं लूँगी, बस मैं ऐसे ही रहूँगी। अगर इसके वजह से जो होना है होएगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे मैं और कोई मेडिसिन नहीं लूँगी बोल के। तो मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दिया। फिर मेरा पीरियड आ गया, फिर हम लोग छुट्टी गई और छुट्टी में जाने के बाद जो मुझे इतना ज़्यादा लोग प्यार करती थी, उनका जो बातें हैं ना मेरी तरफ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग मेरा बच्चा नहीं हो रहा है बोल के मेरे साथ बस अच्छे से बात नहीं करती थी। तो मुझे लगा क्योंकि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, शायद अगर मैं भी अगर ऐसा मेरा भी बच्चे के साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी ऐसे करती थी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब शादी का मेरा 5 साल हो गया था और मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। मैं किसी को पसंद नहीं आ रही थी, कोई मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता था। मैं अगर कुछ भी करती थी तो उसमें मुझे 1-2 बात सुनना पड़ती थी और ऐसा लग रहा था कोई मुझे एक भी आँख से देखना नहीं चाहता है। मैं बस इस धरती में एक बोझ हूँ और बोझ की तरह अभी मुझे रहना पड़ेगा। तो फिर इतना आसपास के लोगों से इतना बातें सुनने के लिए मिलती है। तो एक टाइम ऐसा आया, मेरे हस्बैंड से बात किया, मैं और गांव नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल सास ससुर तो मुझे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जो आस पास के लोग हैं उन लोग इतना बात बोलते हैं, आगे भी पीछे भी। आगे तो कम ही बोलते हैं, पीछे तो इतना बताती है। जब दूसरे के मुँह से सुनती हूँ उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, बहुत तकलीफ होती है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार से जब छुट्टी लेगी मैं मम्मी के घर रह जाऊंगी और आप अकेले जाना। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड अकेला भी गया और अकेला जाके आ गया। और आने के बाद छुट्टी ख़त्म होने के लिए 2 दिन था और क्वार्टर हमें जाना था। तो मेरे हस्बैंड आके मुझे बोल रही थी इस बार मैं तुम्हें क्वार्टर में लेके नहीं जाऊँगा, तुम कुछ दिन यहाँ पे रहो। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोला कुछ नहीं, मैं कुछ दिन वहाँ पे मेरा काम है तो मैं कुछ दिन के बाद आके लेके जाऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी, लोग भी बहुत बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ले चलो। तो उन्होंने बोला नहीं, हर कीमत में वो मुझे लेके जाना नहीं चाहता था। मेरी मम्मी ने बात किया, भैया ने, पापा ने, लेकिन वो बोला नहीं इस बार मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो उस टाइम में मेरे मोबाइल में
उनका हर एक ऑफिसर का नंबर था। तो मैंने बोला अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं आपके डीआईजी को कॉल लगाऊंगी और मैं पूछूंगी कि मुझे क्यों लेके नहीं जा रहा है और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने थोड़ा देर चुप हो गया, तो फिर मुझे बोला ठीक है चलो, फ़ोन मत करो, ऐसा बोला। तो मैं जाने के लिए रेडी हो गई और मैं चली गई और वहाँ पे जाके मैंने उनसे बात किया। बोला क्या हो गया था, आप मुझे क्यों लेके आना नहीं चाहती थी, ऐसा क्या क्या मैंने की मुझे, अब तो मेरे हर तकलीफ में इतना मेरा साथ देते हो और इस पर क्या हो गया, क्यों लेके आना नहीं चाहते हो। तो उन्होंने बोला उनके परिवार से उनको मना किया गया था कि उनको मत लेके जाओ, हम तुम्हें दूसरा शादी कराऊंगी और एक लड़की तो नज़र में है, हमने बात करूंगी और उनसे शादी कराऊंगी, तो मत लेके जाओ, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। लेकिन मुझे आज तक सच है झूठ है मैं नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसे बताया था। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों बोलेगा मेरे आपके परिवार वाले दूसरे शादी करने के लिए, आप झूठ बोल रहे हो। तो बोला नहीं ये सच है, मुझे ऐसा बोला गया, तो इसलिए मैं लेके आना नहीं चाहती थी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला गया तो आप कर लीजिए, जो आपका मन है, मैं तो आपको मना नहीं करूँगी, ऐसा बोल के। तो उन्होंने बोला मैं पागल हो गया, मैं उनकी बातों में आ गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर क्या बताऊँ, तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस आसमान में था और बस नीचे गिर गई और मेरा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही जिंदा हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तो ठीक है अभी छोड़ो, ये सब छोड़ो, हम लोग बस भगवान अल्लाह से दुआ करती हूँ और सब कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ दवाई नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमने हर एक मंदिरों में, कुछ बिहार में, गुवाहाटी में कहीं एक जगह नहीं है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी नहीं गए जहाँ पे लोग बोलता है इस मंदिर में जाने से बच्चा होता है, का मन का बात पूरा होगी। हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह गई और बस ऐसे ही चलता गया। शादी का 7 साल कंप्लीट हो गया और शादी का 8 साल स्टार्ट हो गया। फिर छुट्टी आई, मेरी मम्मी के घर आई, क्योंकि 7 साल में तो ऐसा हो गया था ना, छुट्टी लेती थी, हम बस क्वार्टर में ही रहती थी, मेरी मम्मी के घर भी नहीं आती थी, ससुराल भी नहीं जाती थी, कभी कभी तो जाना नहीं होता था छुट्टी लेके, वहीं पे हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमती थी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब घूमती थी और फिर वहाँ पे रेस्ट करती थी, कहीं भी आना जाना नहीं हुआ था। और शादी का 8 साल स्टार्ट हो गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बोला ठीक है चलो जाती हूँ छुट्टी, जाके थोड़ा सभी को, मम्मी हर किसी को याद आती है, मेरे सास को भी मेरे हस्बैंड की याद आती है, मेरी मम्मी को भी मेरा याद आती है। फिर हम छुट्टी आए और आने के बाद ऐसा हुआ कि हमने सोचा एक बच्चा हम लोग गोद ले लेती हूँ और गोद लेने से हमारा जो कमी है वो हमारा पूरा भी हो जाएगा। और यही सोच के हम अनाथ आश्रम गई और अनाथ आश्रम से एक बच्चा एडॉप्ट करना चाहती थी और वहाँ पे जाके बात किया कि हमें 1 महीने या 2 महीने के, 6 महीने के नीचे वाला बच्चा चाहिए, क्योंकि हम हर एक जो अपने बच्चे के साथ करती हूँ, पैदा होने से हम लोग मेहनत करती हूँ, उतना ही मैं बचपन से उसे उतना मेहनत करना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, इसलिए हमें 6 महीने का नीचे का बच्चा चाहिए था। तो बोला अभी नहीं है तो अब मिल जाएगा, जब भी मिलेगा हम कॉल करूँगी। तो हमने पूरा प्रोसेस कर लिया था और 5000 रुपया हमसे बोला गया था प्रोसेस के लिए, वो भी हमने दे दिया। फिर एक दिन कॉल आया कि बच्चा मिल गया है तो आपके घर में जाएगा और वहाँ पे कुछ प्रोसेस है, बात करेंगे आप लोगों से, उसके बाद हम आप लोगों को बच्चा सौंप दूँगे। तो फिर हमने बोला ठीक है आने के लिए। तो आया, आके पूरा कितना हमारा ज़मीन है, कितना क्या है, सब हर एक बात पूछने लगा। तो फिर हमने सभी एक बात बताया और ज़मीन का कागज़ मांग रही थी।
वो उनके पास जमा रहेगा। तो बोला किस लिए ये कागज़ जमा रहेगा, हम लोग बच्चा एडॉप्ट कर रही हूँ, लेकिन हम लोग ज़मीन का पेपर आप लोगों को क्यों दूँ। तो बोला अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा और किसी वजह से अगर बच्चे का बड़ा हो गया, कोई कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, किसी बीमारी से अगर उनका डेथ हो गया, तो आप लोगों को हम लोग आपके ऊपर एक्शन लूँगी और आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बात सुन के तो हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि हम एक बच्चा एडॉप्ट कर रही हूँ और उसको इतना हम लोग प्यार करूँगी। कब किसका मेरा मौत कब है, किसका मौत कब है, किसको पता है। और जो बात हमें पता नहीं है उसका रिस्क हम क्यों लूँ। तो मेरे मम्मी ने भी मुझे समझाया, बोला ये सब छोड़ो, तुम्हारा भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, तुमको खुद बच्चा हो जाएगा, ये सब छोड़ो। तो हमने ये सब बिल्कुल छोड़ दिया। फिर मम्मी ने बताया और एक बार डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ पे गुवाहाटी में कितना अच्छे अच्छे डॉक्टर है, एक बार फिर से दिखाओ। तो हमने सोचा ठीक है, ये गोद लेना भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने हर एक रिपोर्ट देखा, जो पहले से लास्ट तक था। हर एक रिपोर्ट देख के तो हंसने लगा कि तुम्हारा उम्र ही कितना है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। और डॉक्टर ने इतना अच्छे से बात किया, मेरा तो आधा बीमारी वहाँ पे ख़त्म हो गया था और मुझे तो ऐसा लगा मुझे कल ही बच्चा हो जाएगा, इतना मुझे सुकून मिला डॉक्टर से बात करने के बाद। और फिर मुझे 3 महीना बोला, 3 महीना का दवाई ले लो, बच्चा ज़रूर होगा। मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन हो जाएगा। मैंने आज तक जितना पेशेंट मेरे पास आया है, मुझे मालूम है खुद नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मैं बहुत खुश थी डॉक्टर से मिलने के बाद, और मुझे मेडिसिन दिया। और मैं मेडिसिन लेने के बाद पीरियड का उसी टाइम मुझे पीरियड का 5 दिन ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था यह तो मेरे साथ हर बार होती है और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वो बात छोड़ दिया वहाँ पे। तो फिर ऐसा 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। तो मेरे हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड भी यूरिन टेस्ट लाना नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने ज़िंदगी में इतना यूरिन टेस्ट किया ना, हम लोग यूरिन टेस्ट का नाम सुनते ही पता नहीं कैसा लगता है कि इसलिए लाना है या तो नेगेटिव ही आना है, इस तरीके का हमारे दिमाग में वो बात बैठ गई थी। लेकिन फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, नहीं एक बार कर लेती हूँ, ज़िंदगी में हर बार ऐसा हो रहा है तो इस बार भी ऐसा होगा, कोई बात नहीं, एक बार आप मुझे ला के दो। तो मेरे हस्बैंड ने एक टेस्ट ला के दिया और फिर मैं ऐसा लग रहा था मैं कब मॉर्निंग होगा, कब मैं टेस्ट करूँगी। और मेरा पूरा रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा था शायद मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया है बोल के। तो मुझे यूरिन पे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बाथरूम में गई और मैंने टेस्ट किया और वहाँ पे एक हल्का सा एक लाइन दिखाई दी। एक तो नेगेटिव पहले से होता है ना, एक डार्क लाइन आती है, वो तो आया फिर, लेकिन एक हल्का सा आई थी। तो हल्का लाइन आने के बाद मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ऐसा लग रहा था शायद पॉजिटिव ही होगा। मैं खुश भी थी। और मेरे हस्बैंड आके मैंने उठाया, देखो ये क्या पॉजिटिव है। तो हस्बैंड बोला हाँ पॉजिटिव मुझे भी लग रहा है। तो फिर मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश थी। तो फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला, देखा मैंने बताया था ना नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरा इसी तरीके का मेरा नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया था। तो पॉजिटिव आने के बाद मैं बहुत खुश थी और मुझे 3 महीने में अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया था और मैंने 3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया। और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मेरा ट्विंस है। और फिर से मेरा बस वही हालत था, ट्विंस सुन के मैं फिर से परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्विंस होने से बहुत सारे हम लोग वीडियो में देखते हो ट्विंस बच्चा, मैं सोचा एक साथ दोनों चिपका हुआ है शायद, मैं बहुत डर गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, दोनों बच्चा अलग अलग है, बहुत हेल्दी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अच्छा बच्चा है। तो फिर मैंने टेंशन छोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी में मेरा 2 जुड़वा बेटी आई और आज मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को, जो मेरा इतना मुश्किल टाइम पे मुझे इतना मदद किया। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं इस ज़िंदगी में भी नहीं होती, या मैं क्या करती मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर एक कदम में मेरे साथ रहा और मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा,
हमें बच्चा नहीं चाहिए। कभी कभी तो मेरा हस्बैंड मुझे बोलता था मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्या करना है बच्चा लेके, बच्चा बड़े होने के बाद मम्मी पापा को पता नहीं हमको देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन मुझे पता था वो सिर्फ मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहा है, बच्चा किस लिए नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। और कभी कभी मेरे हस्बैंड की आंखों में मैं देखता हूँ, जब भी किसी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाता है उनके आँख में आंसू आ जाता है और मैं उनका हालत देख के मुझे भी रोना आ जाता है। मैं सोचती हूँ आज मेरी वजह से उनका ये हालत है। शायद मेरे साथ अगर उनका शादी नहीं हुआ होता तो आज उनके पास बच्चा होता, वो बहुत खुश होता मेरे साथ शादी करके। इतना डॉक्टर के चक्कर, इतना बिजी उनका ज़िंदगी होता है, जो उनको सुकून मिलना चाहिए वो सुकून भरा ज़िंदगी में मेरे साथ डॉक्टर के पास इधर उधर भागते रहते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ होता था मेरे हस्बैंड के आँख में देखने से, लेकिन मुझे मेरा खुशी मिल गया। मेरा 2 जुड़ा बेटी हो गई, 2 मिनट बड़ी है, उसका नाम मुस्कान है। जो मेरे ब्लॉग देखते हो आप लोगों को पता है। और मेरी छोटी बेटी का नाम मासूम है। और आज मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी मम्मी के घर में छोड़ दिया, बोला कुछ दिन तुम आराम करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है मैं अकेले रह जाती हूँ। और पता नहीं सुबह मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाता है, शाम को आता है, तो मैं मेरे घर आ गई। और मम्मी ने मुझे बहुत देखभाल किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया। और मैं मेरी मम्मी को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप एक सास हो और मेरा ब्लॉग देख रही हो तो हाथ जोड़ के मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत दुखी होते हो, मुझे पता है, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग दुखी नहीं होते हो जितना कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वो दुखी होता है। आप एक माँ हो, आप टेंशन में रहती हो, चिंता करती हो अपने बेटे को लेके कि मेरा बेटा बेटी को बच्चा हो जाए, लेकिन उसका दूसरी शादी करा देना क्या इस बात का इलाज है? आजकल तो इतना अच्छा मेडिकल में भी इतना सारा प्रोसेस आ गया है, थोड़ा सा पैसा खर्चा होता है लेकिन उसका रिजल्ट मिलता है, आप सभी को आजकल पता है। तो आप लोग मेडिकल जा सकते हो, इलाज कर सकते हो, भगवान का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, एक ना एक दिन बच्चा ज़रूर होगा। तो बेटे का दूसरा शादी करा देना है इसका इलाज नहीं है। आप अपने बहू को थोड़ा हंस के बोलिए, टेंशन मत लो बेटा, एक दिन ज़रूर बच्चा हो जाएगा। जिनको लेट बच्चा हुआ है, अगर आप जानते हो तो उनको बताओ, उनको लेट बच्चा हुआ था, तुम्हें भी हो जाएगा। आप ऐसा दिलासा दो और अपने आप वो जो दिलासा आप दोगे ना उसी से वो खुश हो जाएगा। और एक टेंशन की अगर आप टेंशन लेते हो उसी से भी कंसेप्ट नहीं होता है तो टेंशन फ्री हो जाएगी। मेरा सास इतना मुझे मोटिव कर रहा है, मेरा ज़रूर होगा बोल के वो भी खुश हो जाएगा और बच्चा भी नॉर्मल ज़रूर हो जाएगा। तो एक जो माँ बाप नहीं बन पा रहा है उतना जितना दुखी होता है ना, कोई इतना दुखी नहीं होता है। मेरा माँ बाप भी इतना दुखी नहीं होगा, मेरा सास ससुर भी नहीं होगा। तो इसलिए आप उनके बारे में सोचिए, आपका बेटा बेटी के या आपका बहू और बेटे में क्या गुजर रहा है, वो लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, उनको थोड़ा दिलासा दीजिए ताकि वो खुश रह पाए। क्योंकि उनका ज़िंदगी इतना दुख भरा हो जाता है, वो हंसना छोड़ देता है। और एक टाइम ऐसा हो गया था हमारा भी, हम लोग हंसना छोड़ दिया था, किसी के घर आना जाना सब छोड़ दिया था, बस क्वार्टर में हम लोग अकेले रहती थी। तो इस बात को आप लोग समझिए, जो भी है उसको इतना मत बोलिए क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, उनको पूछिए मत। जब बच्चा हो जाएगा आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा। वो सभी को मिठाई खिलाते हुए सभी को बोलेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरा खुशखबरी है। तो आप लोग वेट कीजिएगा, इतना आप लोग पूछ के उन लोगों को परेशान मत कीजिएगा। और अभी मैं समझ पा रही हूँ क्या बीतता है बच्चा नहीं होने से। तो यही था मेरा छोटी सी कंसेप्ट स्टोरी। मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, आपको भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन से भी कॉन्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप खुश रहिएगा। और
आजकल तो मेडिकल में भी इतना प्रोसेस आई है कि थोड़ा सा टाइम खर्चा होती है, थोड़ा सा पैसा खर्चा होती है, लेकिन उससे भी आपको आसानी से कंसीव कर लोगे तो आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, खुल के डॉक्टर के साथ बात कीजिए और भगवान आपको एक प्यारा सा बच्चा ज़रूर देगा। और मैं दुआ करती हूँ जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, भगवान उसको एक प्यारा सा बच्चा ज़रूर दे। और बच्चा नहीं होना कितना तकलीफ़दायक होती है, और मैं ये खुद बता पाती हूँ क्योंकि मैं रो रो के कभी कभी मेरा जो तकिया है बिल्कुल गीला हो जाती थी और मैं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। जो मेरा मन की बात है मैं मन में ही रखती थी, और भगवान ने आज मुझे मेरा जो मन्नत थी वो पूरा हो गई है। भगवान भी आपका छूना गोद जल्दी से भर दे, यही दुआ है आप सबके लिए। तो यही था मेरा छोटी सी कॉन्सेप्ट स्टोरी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई और भी है अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपको पता है, उनको मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरी वीडियो में एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा डिलीवरी का स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरा जो डिलीवरी का स्टोरी है वो भी बहुत पेनफुल था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूँगी मैं और एक नए वीडियो में। खुश रहिए आप लोग, बहुत जल्दी आपका मन का हर एक मनोकामना पूरा हो जाएगी।